हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज रेक्टिफायर्स के प्रकार, सिंगल फेज डिस्टकारी के प्रकार। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रेक्टिफायर के बारे में बताया था। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर मतलब उसे हम लोग डिस्टकारी भी कहते हैं। और डिस्टकारी होता क्या है? एक ऐसा सर्किट है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। और वहां पे दोस्तों हमने ये भी जाना था कि जो रेक्टिफायर है इसका मुख्य जो कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, वो होता है डायोड। रेक्टिफायर का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है डायोड। वर्तमान समय में दोस्तों जो है जो एससीआर या फिर जिसे आप लोग थायरिस्टर कहते हो, उसका भी जो है रेक्टिफायर सर्किट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बट अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें डायोड जो है उसको एज ए रेक्टिफायर का जो मूल कंपोनेंट है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहां पे दे रखा है सिंगल फेज रेक्टिफायर के प्रकार, मतलब सिंगल फेज डिस्टकारी के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, सेंटर टेप या मिड पॉइंट टाइप। दोस्तों याद रखना, हाफ वेव जो है वो एक ही होता है और जो फुल वेव है वो 2 होते हैं। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के सर्किट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनमें एक तो होगा सेंटर टेप या फिर मिड पॉइंट टाइप कहेंगे, और दूसरा होता है सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज को हम लोग हिंदी में सेतु भी कहेंगे, तो इससे हम लोग सेतु डिस्टकारी भी कह सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है यहां पे गिवन है दोस्तों, परिपथ एवं इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, तो यहां पे क्या है? एक ये सर्किट है, देखो ये सर्किट बना हुआ है, इसमें ये इनपुट वेवफॉर्म है, इनपुट। अब आपको बताया यार, कोई सा भी जो रेक्टिफायर होता है उसके इनपुट पे एसी सप्लाई दी जाती है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इनपुट जो साइड होगी उस पे हम लोग एसी देंगे, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा देंगे, और आउटपुट जो है वो हमें डीसी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यार, ये आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है हमें। और ये दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये प्योर डीसी नहीं होती, एक तरीके से पल्सेटिंग डीसी होती है। तो ये है आउटपुट वेवफॉर्म। ये क्या है? आउटपुट वेवफॉर्म है। और ये इनपुट एसी है। देखो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल लिखा हुआ है, मतलब ये एसी है। कौन सी है? एसी करंट है, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, जो ऐसे लहराती हुई चलती है, जो अपनी मान और दिशा को निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। यहां देखो मान तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही, नेगेटिव में जा नहीं रही है। देखो दोस्तों यार, यहाँ पे इसको डीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ मान तो ज्यादा हुआ फिर कम हो गया, लेकिन दिशा चेंज नहीं हुई। जब दिशा चेंज होती है ना, तब उसको क्या करते हैं? ऋणात्मक साइकिल में भी दर्शाते हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव डायरेक्शन में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो करंट है उसने दिशा चेंज की है। यहाँ पे जो आउटपुट वेवफॉर्म मिली है हमें, आउटपुट वेवफॉर्म में करंट ने डायरेक्शन चेंज नहीं की, दिशा चेंज नहीं की। इसी वजह से ये जो है एक तरीके से पल्सेटिंग डीसी जो है कहलाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस सर्किट में देखो यार, ये सर्किट है, इससे पहले यहाँ पे हो सकता है ट्रांसफॉर्मर भी हो, बट यहाँ पे जो हाफ वेव है इसमें ट्रांसफॉर्मर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डायोड होगा। जब ये प्लस होगा, देखो दोस्तों इसकी वर्किंग समझो, जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और ये हाफ जो साइकिल है, ये हाफ धनात्मक हाफ साइकिल, धनात्मक अर्धचक्र, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो यहाँ डायोड ऑन हो जाएगा, यहाँ डायोड ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट वेवफॉर्म ऐसे कैसे मिल जाएगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, जैसे ये यहां से साइकिल चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये रिवर्स बाइस अवस्था में आ जाएगा। डायोड जो है रिवर्स बाइस अवस्था में आ जाएगा। डायोड रिवर्स बाइस अवस्था में आ गया मतलब डायोड ऑफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, डायोड केवल फॉरवर्ड बाइस में धारा का चालन करता है, रिवर्स बाइस में धारा का चालन नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जब रिवर्स बाइस, इस जो ऋणात्मक अर्धचक्र है उस अवस्था में ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, मतलब डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक हमको जो है कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जो है फिर से डायोड ऑन हो जाएगा, तो ये डायोड ऑन हो गया और फिर उसके बाद में डायोड फिर से ऑफ हो जाएगा, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं
मिलेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो डायोड है ना, ये क्या कर रहा है, सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र को हमें आउटपुट पे दे रहा है, ऋणात्मक अर्धचक्र को ये रोक लेता है, यहाँ पे ऋणात्मक अर्धचक्र को रोक लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके बाद में आता है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसका ये सर्किट है। इस सर्किट में देखो दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा कि दो तो डायोड है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर मस्ट है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मस्ट है, मतलब ट्रांसफॉर्मर अति आवश्यक है दोस्तों। इसी वजह से देखो हम सेंटर टेपिंग या सेंटर टेप मतलब मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो है ना, वो इस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक से निकाला जाता है, इस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक से मध्य बिंदु निकाला जाता है, इसीलिए इसको सेंटर टेप या मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो डायोड्स है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये दो डायोड्स है और ये ट्रांसफॉर्मर है। ये इनपुट एसी वेवफॉर्म है, फेज और न्यूट्रल, और ये आउटपुट वेवफॉर्म ऐसे मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, ऋणात्मक अर्धचक्र को डायोड रोक लेता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो धनात्मक हाफ साइकिल है उनको तो ये डायोड जो है रेक्टिफाई करके देगा, और जो ऋणात्मक अर्धचक्र है उनको ये जो डायोड D2 है ये हमें पॉजिटिव में करके प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल का, इस पूरे के पूरे चक्कर का, मतलब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, और दोनों जो है हमें आउटपुट पे मिल जाएंगे। दोनों कौन, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, मतलब कंप्लीट साइकिल, मतलब ये एक पूरा चक्कर होगा ना, यदि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा चक्कर है, इस पूरे कंप्लीट साइकिल का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। कंप्लीट साइकिल का रेक्टिफिकेशन होगा तो कंप्लीट साइकिल हमें आउटपुट में मिलेगा, यानी कि एक फुल वेव, पूर्ण तरंग, जो फुल साइकिल है, फुल साइकिल हमें आउटपुट में मिलेगी। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ता है फुल वेव, इसी वजह से इसका नाम जो है वो फुल वेव रखा गया है, राइट। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट साइकिल का रेक्टिफिकेशन करके हमें आउटपुट पे दे देगा। हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई कर देगा डायोड, और हाफ साइकिल को ये वाला डायोड रेक्टिफाई करेगा, मतलब D1 जो है वो अर्धचक्र को रेक्टिफाई करेगा, और जो D2 है वो ऋणात्मक अर्धचक्र को रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी हो सकता है डायोड, यहाँ ये ट्रांसफॉर्मर आप यहाँ पे लगा भी सकते हो, और नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है एक तरीके से। यहाँ पे देखो ये डायोड है, यहाँ इस परिपथ में देखो नाम है इसका ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों नाम ब्रिज रेक्टिफायर इसीलिए है क्योंकि इसका जो सर्किट है ना, वो एक तरीके से ब्रिज के जैसा है। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज सुना होगा आप लोगों ने, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में चार प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम ऐसा होता है, चार डायोड्स लगे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड्स देखो दोस्तों इसी डायरेक्शन में होने चाहिए, ये जो डायोड लगे हुए हैं इसी डायरेक्शन में होने चाहिए, या फिर दोस्तों आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहो तो ये दोनों ऑपोजिट में लगेंगे फिर, और ये दोनों ऑपोजिट में लगेंगे, तब भी सर्किट सही होगा। ठीक है, आगे देखो फिलहाल इस डायरेक्शन में यदि लगे हुए हैं, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, तो यहां से ये प्लस और ये प्लस रहेगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो D1 ऑन हो जाएगा, फिर ये इधर से करंट आएगा और D2 ऑन हो जाएगा, D1 D2 ऐसे करंट आएगा। ठीक है, तो हमें जो है आउटपुट पूरा का पूरा हाफ साइकिल मिल जाएगा। फिर जब ये ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो यहाँ वाला जो करंट है वो डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले ये प्लस था, फिर ये माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस। जब ये प्लस होगा तो इधर से करंट आएगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट का मान इधर से आएगा, करंट इधर से गुजरेगा, इधर से आके और ऐसे चला जाएगा, मतलब D3 और D4 ऑन हो जाएंगे, और यहां से हमें यह आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इस फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D2 ये ऑन रहेंगे, यहाँ क्या होगा D3 और D4 ये दोनों ऑन रहेंगे। तो इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा, और हमें जो है एक पूर्ण चक्कर का जो है रेक्टिफिकेशन होकर आउटपुट पे मिल जाएगा, राइट। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में देखो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझो आप कंपटीशन एग्जाम में, जैसे दिल्ली मेट्रो हुआ, UPPCL हुआ, ठीक है, अपने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ, या फिर लोको पायलट के एग्जाम, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं, या फिर इनके अलावा जैसे ITI वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है,
जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इस टेबल को जो है ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता, दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती, तो हम लिख देंगे इसमें नो। यहाँ ट्रांसफॉर्मर मस्ट है, मतलब ट्रांसफॉर्मर आवश्यक है, तो यहाँ लिख देंगे यस। यहाँ ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों नो। ठीक है, यहाँ देखो नंबर ऑफ डायोड्स, नंबर ऑफ डायोड्स की बात करें दोस्तों, इसमें केवल और केवल एक डायोड की जरूरत होती है। यहाँ देखो एक और एक, दो, टोटल 2 डायोड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखो दोस्तों 1 2 3 4, 4 डायोड्स की आवश्यकता होती है, राइट। नेक्स्ट देखो दोस्तों आउटपुट एवरेज मान, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन एग्जाम में उतना जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी हो सकता है। वर्तमान समय में क्या है, कंपटीशन का जो लेवल है वो डे बाय डे हाई होता जा रहा है, ठीक है, तो अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों ये मान भी जो है याद रखने की कोशिश करना। आउटपुट एवरेज मान, मतलब ये जो आउटपुट है ना, इसका औसत मान क्या होगा, तो इसका औसत मान होता है दोस्तों Vm बटे पाई, Vm बटे पाई। यदि आप Vm में पाई का भाग दोगे, पाई का भाग दोगे 1 में एक तरीके से, तो इसका मान आएगा दोस्तों 0.138 Vm, मतलब Vm का 0.318 गुणा होता है। ठीक, अब देखो दोस्तों एवरेज मान फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आप लोगों ने यदि एसी थ्योरी पढ़ रखा है, अल्टरनेटिंग करंट वाले एसी सिद्धांत पढ़ रखा है, एसी थ्योरी पढ़ रखा है, तो उसके अंदर जो एवरेज मान होगा ना, उसके अंदर आप लोगों ने एवरेज मान पढ़ा होगा 2Vm बटे पाई, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा 2Vm बटे पाई, और वहां पे आप लोगों ने देखा उसका मान आया होगा 0.637 Vm। तो सेम वही मान जो एसी थ्योरी सिद्धांत वाले चैप्टर में पढ़ते हो, सेम वही मान यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फुल वेव है उसके लिए आउटपुट एवरेज मान इतना होगा। ठीक है, सेम ये इसके लिए होगा दोस्तों, फुल वेव, ये भी फुल वेव है, ये भी फुल वेव है, इसलिए जो एवरेज और आरएमएस मान होते हैं वो सेम होते हैं। एवरेज और आरएमएस मान है वो दोनों के लिए सेम होते हैं, चाहे से मिड पॉइंट टाइप फुल वेव हो या फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफाई हो। तो यहाँ पे इसका मान भी हो जाएगा 2Vm बटे पाई बराबर, ये मान आएगा दोस्तों 0.637 Vm, राइट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आउटपुट आरएमएस मान। आरएमएस मान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे होता है Vm बटा 2, Vm बटा 2, और इसका मान आएगा दोस्तों 0.5 Vm। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो आरएमएस मान है वो एसी थ्योरी वाले चैप्टर के जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएमएस मान जो आएगा ना, एवरेज मान, जैसे एसी का जो एवरेज मान होता है सेम वैसा ही यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरएमएस मान है वो भी ठीक वैसे ही आते हैं, और एसी थ्योरी के अंदर आप लोगों ने आरएमएस मान पढ़ा होगा Vm बटा √2, या फिर हम इसको लिखते हैं 0.707 Vm, राइट। तो ठीक इसी प्रकार जो है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो एवरेज मान है, जो औसत मान है वो दोनों का समान है, ठीक इसी प्रकार आरएमएस मान भी दोनों का समान ही होगा। तो आरएमएस मान इसका भी यही होगा Vm बटा √2 बराबर 0.707 Vm। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिपल आवर्ती। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन ही मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जनरली पूछा गया है क्वेश्चन। रिपल आवर्ती जो है दोस्तों इसके अंदर होती है सप्लाई आवर्ती के बराबर, सप्लाई आवर्ती के बराबर। इसको आप लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो रिपल आवर्ती है FR बराबर होता है FS, सप्लाई आवर्ती के बराबर। यहां जो रिपल आवर्ती है FR वो सप्लाई आवर्ती के 2 गुना होती है, और यहाँ पे भी दोस्तों जो रिपल आवर्ती है वो सप्लाई आवर्ती से 2 गुना होती है। ठीक है, 2 गुना दोस्तों इसीलिए होती है, देखो यहाँ आधा चक्कर है, फिर आधा चक्कर ऐसे आ गया है, लेकिन यहाँ पे डबल बार रिपीट हो गई। ठीक है, ये रिपीट हो रही है, इसीलिए 2 गुना। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट साइकिल में से आधा चक्कर मिलता है, फिर आधा रुक गया, मतलब ये पोर्शन रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है
ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है तो आवर्ती सेम मानी जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ क्या है, एक चक्कर में यहाँ देखो 2 बार ऐसे हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर में यहाँ पे 2 बार ऐसे सेम चीज रिपीट हो गई, इसी वजह से ये 2 गुना होता है, राइट। नेक्स्ट देखो दोस्तों रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की बात करें दोस्तों तो इसमें रिपल फैक्टर ज्यादा होता है और इसका मान होता है 1.21। रिपल फैक्टर यहाँ पे होता है दोस्तों 1.21। यहाँ पे दोस्तों रिपल फैक्टर की बात करें तो 0.48 होता है, ठीक है। यहाँ रिपल फैक्टर की बात करें तो ये 0.48। यार ये दोनों सेम ही है, आप समझो यार ये दोनों सेम ही है, रिपल फैक्टर भी सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एफिशिएंसी, दक्षता की यदि बात करें तो ये हाफ है भाई, इसकी दक्षता कम होगी और इसकी दक्षता होती है दोस्तों 40.6%, ठीक है। दक्षता को याद होना चाहिए आपको, नीटा से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग इसको, नीटा से, ठीक है। ये दक्षता तो 40.6। इसकी जो दक्षता है जस्ट डबल होती है, इसकी जस्ट डबल होती है तो 81.2। अगर आप 40.6 का 2 गुना करोगे दोस्तों, 40.6 का 2 गुना करोगे तो ये आएगा 81.2, ठीक है। यहां देखो यार, यहां पे हो जाएगा 81.2%, ये भी सेम आएगा। दक्षता एफिशिएंसी जो है फुल वेव की सेम होती है, हाफ वेव की जस्ट आधी होती है इनकी, ठीक है। पीआईवी रेटिंग, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीआईवी रेटिंग होती है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी रेटिंग क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब रिवर्स बाइस अवस्था में कितना वोल्टेज डायोड के ऊपर आरोपित होता है उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे मतलब आप समझो यार, देखो फॉरवर्ड बाइस में तो क्या है, धारा का चालन करेगा, लेकिन रिवर्स बाइस में वोल्टेज तो ऐसे आरोपित होगा लेकिन ये रोक लेगा, समझ रहे हो ना बात को। रिवर्स बाइस में वोल्टेज ऐसे आरोपित होगा लेकिन ये रोक लेगा वोल्टेज को, ये रोकेगा तो कितने वोल्टेज को रिवर्स बाइस अवस्था में रोक सकता है, उसी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है Vm जो इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, इनपुट साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उतना ही इसके ऊपर आरोपित होता है, यही जो है पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मिड पॉइंट टाइप है तो इसलिए क्या है 2 गुना, इसीलिए जो है 2 गुना रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है, रिवर्स बाइस अवस्था में वोल्टेज आरोपित होता है। तो यहाँ पे 2 Vm आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है दोस्तों Vm, यहाँ पे भी आता है Vm, तो यहाँ पे Vm, यहाँ 2 Vm सेंटर टेप में और यहाँ पे Vm, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टेबल, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। यस, उठा लीजिए यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस काफी पसंद आ रही होगी, तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।